कुछ चीज मैं बताई क्या? एक महीने 1.5 महीने की पॉलिसी लेके रखे हैं लोग। 1 मिनट रुपए पुराना है। 2 दाखला भैया का, दोनों दाखला अभी तक के मिला नहीं है। कम से कम मेरा 4-5 चक्कर हो चुका है यहाँ पे। डॉक्टर नौशीन, फिरदौस अकील शेख और शेख अकील शेख अलीउद्दीन, ये दोनों ने आज KR पाटिल साहब के कोर्ट में बेल एप्लीकेशन नंबर 882/2025 दायर किया था कि ये FIR दायर होने में कम से कम 8 महीने का डिले नज़र आता है। इतने अरसे तक FIR दाखिल न होने का रीज़न क्या, और जो पीड़िता है और जो डॉक्टर नौशीन है उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। अनभक्त रहती है, ये वही जो मीर जाफर का काम करने वाले रहते हैं वो रहते हैं, जो इतनी आवाम परेशान, उसके बाद अगर चापलूसी करे तो ये मीर जाफर की औलाद रहती है। आज MLA वर्किंग कमेटी की ये बड़ी कामयाबी है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ MLA वर्किंग कमेटी के अहबाब को कि उन्होंने काम किया और ये साबित कर दिया कि जो कहते हैं कि काम इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। आज कुछ लोग कर कम रहे हैं और चिल्लाट पुकार ज़्यादा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। डॉक्टर नौशीन, फिरदौस अकील शेख और शेख अकील शेख अलीउद्दीन, ये दोनों ने आज KR पाटिल साहब के कोर्ट में बेल एप्लीकेशन नंबर 882/2025 दायर किया था, जिसमें आरोपियों के वकील ने कोर्ट में ऐसी पैरवी की कि जो आरोपी क्रमांक 1 शेख मोहम्मद इलियास जो है, उन्होंने अपने PCR के दरमियान में डॉक्टर नौशीन, उनके शौहर और उनके देवर नदीमुद्दीन अलीउद्दीन यानी नदीम फिटर का नाम लिया, और उसी के साथ साथ उन्होंने ऐसी पैरवी की कि मोहम्मद इलियास ने ये मामले में अपना बर्डन, अपने ऊपर के एलिगेशंस नौशीन और उनके हस्बैंड पे शिफ्ट करने के लिए और उनके देवर पे शिफ्ट करने के लिए जानबूझकर ये एलिगेशंस लगाए। उसी के साथ साथ उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि ये FIR दायर होने में कम से कम 8 महीने का डिले नज़र आता है। इतने अरसे तक FIR दाखिल न होने का रीज़न क्या, और जो पीड़िता है और जो डॉक्टर नौशीन है उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। उसी के साथ साथ 3 केस लॉज भी उन्होंने कोर्ट में पेश किए और लगभग उन्होंने आधा घंटा कोर्ट में बहस करते हुए आरोपी क्रमांक 2 और 3 की पैरवी की। हमने पीड़िता यानी प्रोसिक्यूट्रिक्स की जानिब से आर्ग्यू करते वक्त कोर्ट में ये कहा कि सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि वेदर प्रोसिक्यूट्रिक्स वाज अ प्रोमिस्क्यूटी और नॉट, पीड़िता किसमें रजामंदी थी या नहीं। उसी के साथ साथ हमने कोर्ट को बताया, अगर आप आरोपियों के वकील साहब का अगर बेल एप्लीकेशन देखेंगे तो बेल एप्लीकेशन का पॉइंट नंबर 3 ये बताता है कि मोहम्मद इलियास को जब अटक हुई तो अटक होने के बाद में उन्होंने इनके नाम का जिक्र किया और इस बुनियाद पर ही तीनों को आरोपी बनाया गया। हमने कोर्ट को बताया कि वकील साहब को गलत और अधूरी मालूमात मिलने की वजह से वो सारी सही स्टोरी कोर्ट के सामने नहीं ला सके। हकीकत में बात यह है कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो था उसके अंदर पीड़िता ने खुद ये तीनों का नाम लिया है, डॉक्टर नौशीन, उनके शौहर और उनके देवर का। उसी के साथ साथ जो MIM के एक्स कॉर्पोरेटर हैं उन्होंने भी तीनों का नाम लिया है, और उसके अलावा जो आरोपी क्रमांक 3 और 4 यानी शेख अकील और नदीम फिटर के जो भाई है सलीमुद्दीन अलीउद्दीन ने 13/7/2024 के दिन मोहम्मद खान पीर खान के साथ एक रेंट एग्रीमेंट किया था, और वो रेंट एग्रीमेंट उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है जहां पर ये वाकया पेश आया। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि मोहम्मद
यूसुफ इलियास को अटक 30 तारीख को रात में 11:56 पे हुई। उनको दूसरे दिन कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट ने उनको 3 दिन का PCR दिया, यानी 2 तारीख तक उनको PCR दिया। और हमने ये भी बताया कि मोहम्मद यूसुफ के कहने पर ही आरोपी नहीं बने और उस वजह से 2 तारीख को जब स्टेटमेंट दिया गया पीड़िता की जानिब से और एक्स कारपोरेटर की जानिब से, तो 2 तारीख को शाम में 6:31 पर जो डॉक्टर नौशीन उनके शौहर को अटक किया गया और आरोपी क्रमांक 4 यानी नदीम फिटर को भी उसमें आरोपी बनाया गया। 3 तारीख को डॉक्टर नौशीन को 5 दिन के PCR रिपोर्ट के साथ में कोर्ट में पेश किया गया और उसी दिन मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास का जो है वो MCR रिपोर्ट पेश किया गया। 8 तारीख तक उनको PC में रखा, उसके बाद में बेल एप्लीकेशन दायर किया। हमने कोर्ट में बताया कि सलीमुद्दीन अलीउद्दीन ने भी इनके खिलाफ में स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये क्लियरली कहा है कि जिस रोज ये वाकया पेश आया यानी 25 जनवरी 2025 को दोपहर में 3 बजे से लेकर तो 4 बजे तक और फरवरी के दिन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ये जो वाकया पेश आया, उस वक्त डॉक्टर नौशीन इनसे घर की चाबी लेकर गई थी और उस बारे में उनको कोई भी इल्म नहीं था और उसका इल्म जो है उनको ये वाकया ये FIR दाखिल होने के बाद में हुआ। हमने फिर कोर्ट से ये भी कहा कि 164 का स्टेटमेंट जब कोर्ट पढ़ेगा तो कोर्ट को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और जो 3 केस लॉ आरोपियों के वकील ने दाखिल किए थे, हमने कोर्ट को बताया पहला केस लॉ जो NDPS के बुनियाद पर है। मैंने कहा कुछ गलत फहमी शायद से इनकी हुई है, ये मामला पॉक्सो का NDPS का नहीं, तो ये जो जजमेंट की कॉपी है ये इसमें एप्लीकेबल होती नहीं है। दूसरा ये था केस लॉ कि कन्फेशन सेक्शन 30 जो एविडेंस एक्ट का था उसके बुनियाद पर, और उसमें दूसरा पॉइंट ये था कि अगर एक आरोपी दूसरे आरोपी के खिलाफ में गवाही दे तो उसको कोई भी CR में आरोपी नहीं बनाया जा सकता। तो हमने कहा साहब ये अधूरी मालूमात की बुनियाद पर इन्होंने गलत केस लॉ कोर्ट के सामने पेश किया है। मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास की वजह से इनको आरोपी नहीं बनाया गया, जबकि इनको आरोपी एक एक्स कारपोरेटर MIM, उसके बाद में सलीमुद्दीन अलीउद्दीन और लड़की के खुद के कहने पर आरोपी बनाया गया। और तीसरा केस जो उन्होंने पेश किया एक गाड़ी का, एक व्हीकल का, जिसकी बुनियाद पे इनको आरोपी बनाया जाए, इनका बेल ना दिया जाए। हमने कहा ये यहाँ पर गाड़ी का कोई मामला नहीं, इसमें कोई भी कनेक्शन और कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए हमने कोर्ट के सामने हमने भी काफ़ी केस लॉ पेश किए और हमने कोर्ट को बताया कि एक लीगल टर्म बहुत फेमस है जो क्रिमिनल लॉ जर्नल में है कि एक्टर सीरियस नॉन फैसिड रियम निसी मीन सीट रिया एक्ट अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम बट इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड, और इनका गिल्टी माइंड इसमें नजर आता है। और जो आरोपी के वकील ने कहा था कि ये पीड़िता का और ये आरोपी 2, 3 और 4 का कोई कनेक्शन नहीं, तो हमने कोर्ट को कहा पुलिसों के से रिपोर्ट में आप देखिए उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जो पीड़िता है वो आरोपी क्रमांक 2 के यहाँ पर काम करती थी और ये इसी वजह से सेक्शन जो है 16 पॉक्सो एक्ट का और 308 जो है वो BNS का ऐड किया गया और ये ऐड करने के पीछे की वजह वही है। और सेक्शन 29 जो है वो पॉक्सो एक्ट का जिसमें प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस है, उसका प्रिजम्पशन है, उसको रिवर्ट करना जरूरी है। और पॉक्सो मामले के अंदर यहाँ पर आरोपी को खुद प्रूव करना पड़ता है कि ये गुनाह उसने नहीं किया। इतर दूसरे जो मामले चाहे फिर वो 302 का हो, 307 का हो, रॉबरी का हो, डिकॉयटी का, उसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन को नहीं सरकार पक्ष को प्रूव करना होता है कि आरोपी ने गुनाह किया है या नहीं। पर यहाँ पर पॉक्सो में खुद आरोपी को प्रूव करना पड़ता है उसने गुनाह किया है नहीं। तो आज ये कोर्ट में इसी नौयत रही, 25 तारीख को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। से बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, बता ही नहीं रहे कि कौन कब मिले, दाखिला कब मिले, कब जमा हो, कैसे जमा हो, क्या जमा हो, कोई पूछ ही नहीं, बता ही नहीं रहा। एक महीने 1.5 महीने की पौती लेके रखे हैं लोग। 1 महीना पुराना है, 2 दाखिला मैयत का आया, दोनों दाखिला अभी तक के मिला नहीं है। कम से कम मेरा 4-5 चक्कर हो चुका है यहाँ पे। मारते कल आना परसों आना, अभी सर्वर नहीं चल रहा, OTP नहीं आ रहा, ऊपर से सिर्फ यही बोलते बस। 20 दिन से बोले थे, 20 दिन के बाद में अब 1.5 महीना हो गया भाई आ रहा वो बोले आपका नहीं हो रहा काम, तो मेरे को आज 8 दिन हो गए। मैं जुमे के रोज आई, जुमेरात के रोज आई, नहीं बुध के रोज, मंगल के रोज आई, यहाँ बुध के रोज आई। यहाँ बोले नहीं, बोले जब जुम्मे के दिन आओ, जुम्मे के दिन आई तो बोले अब मंगलवार को आओ। तो आज 8 दिन हो गए इधर आने को, 8-10 दिन हो गया। आज में रुपया आज में रुपया आपको मैं बैंक को लेके आया तो बोले पावर बंद है, बोले ऑपरेटर है नहीं।
ये बोले तुम लोग ऑपरेटर नहीं जुम्मा वर्कर नहीं है सब्जी है, तो आज पीर कौन मत आना, करेगा? मंगल 10 दिन करो। छुट्टी थी आज मंगल करो, आज अंदर आज से छुट्टी काम है है। ही। आज बैंक फिर का ऐसा चलवा बता निकलना है। तो यहाँ हो जाएंगे तो ये लोग कल परसों 1.5 महीने डेढ़ महीने लगा दी, स्कूल में मांग रहे हैं ना, तो उन लोगों का काम करना है, रिजल्ट के बारे में उसके लिए तो हम लोग आ रहे हैं। हम लोग मांग रहे हैं। थोड़े 20-22 दिन के बाद जाना, ये पासपोर्ट के लिए देना ही है। पासपोर्ट वाले को लाना चाहिए। इनके टेबल पे लोग से पूछो कि टेबल के ऊपर यहाँ पर बोलो तो कोई टेबल पे रहते नहीं, मतलब छुट्टी पे। अरे पगार फ्री की ले रहे गवर्नमेंट से। हाँ, यहाँ पर टेबल पे काम करेंगे तो ये आवाम की मुश्किलात हल होंगी ना। तो काम नहीं करेंगे यार, भाग जाते, बोलो तो सुनते नहीं, उधर जाओ बोलते, दूसरी तरफ जाओ ना। टेबल का नाम बताते ना रूम का नाम बताते, कहाँ जाएंगे इंसान? कैसे काम करेंगे? आवाम की मुश्किल कैसे हल होगी? 2 महीने से दौड़ रहा। मेरा 11/10/1991 की पैदाइश के दाखिले को आते बोल रहे रिकॉर्ड नहीं है, और हम लिख के भी नहीं देंगे। अच्छा, ये टेबल पे जाके जब पहले तो मेरे को 1.5 महीना दौड़ाए, फिर बोल रहे यार अब रिकॉर्ड में नहीं है। मैं बोल रहा मेरे पास जन्म दाखिला है, बोले होएगा तुम्हारे पास। अच्छा, हाँ, ऐसा मेरे को बोल के उड़ा उड़ी का उत्तर मतलब लिखिए, देख लो। पावती फट गई, पावती मेरी फट गई है। कैसे देखो तारीख? हाँ, लोगों की जन्म दाखिले नहीं हुए। 7/8/2025 की पावती है। 7/8/2025 को जान दो, यहाँ बेइज्जती हो रही है उसकी फिक्र रहती है। अच्छा, नंबर लगा के बेइज्जती करते हैं। हाँ, अब आप लोग देख लो कि ये बेचारे 80 साल के बुजुर्ग आदमी हैं और इनका ये हाल है कि इनकी बेइज्जती हो रही, यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब मैं बोलता आज ही तारीख में ना तो कोई कारपोरेटर है, ना तो कोई मेयर है, ना तो कोई स्टैंडिंग चेयरमैन है। आज की तारीख में कोई नहीं है। मालेगांव में पद अधिकारी बोल के सिर्फ एमएलए है या खासदार है, तो वो क्या कर रहे हैं? उनका काम नहीं है क्या यहाँ आके देखने का कि भाई हमको जिसने वोट दे के जहाँ भेजा है तो वो उनको क्या तकलीफ हो रही, क्या आराम हो रही, उनका देखने का काम नहीं है क्या? और यही बोल दो तो उनके अंध भक्तों को इतना बुरा लगता, वो अभी मैं मेरी जबान पे काबू रख रहा, नहीं तो वो बोलता कि उस सालों को समझ में आ जाता। नहीं, ये वही अंधभक्त रहते हैं, ये वही जो मीर जाफर का काम करने वाले रहते हैं, वो रहते हैं जो इतनी अवाम परेशान, उसके बाद अगर चापलूसी करे तो ये मीर जाफर की औलाद रहते हो। हमारे शहर की माँ बहनें परेशान। तुम देखो, अगर कुछ सरकारी दरबारी काम करना रहा तो जो लड़का नौजवान रहता उसको काम पे जाना रहता, वो घर पे माँ बाप को ही बोलता कि अम्मा जाके देख लेना, अब्बा जाके देख लेना। वो बेचारे बुजुर्ग रहते, वो बूढ़े रहते, वो लोग जाते और वो 10-10 चक्कर लगाते। मैं यही बात बोल रहा, प्रभात 4 का यह हाल है कि 4 माला ऊपर चढ़ना, 4 माला ऊपर से उतरना, और उसके बाद चढ़ने के बाद जाके मालूम पड़ता कि 20 दिन के बाद आओ, 1 महीने के बाद आओ, उनको दाखिला बेचारों को नहीं मिल रहा। लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ के जो पद अधिकारी है, जिसको एमएलए बोलेंगे, एमएलए मुफ्ती इस्माइल, यहाँ के जामिया मस्जिद के इमाम हैं और तुम्हारे ईदगाह के खतीब मजलिस शोरा के हैं, वो बेचारों को इसको कुछ लेना देना नहीं। और जहाँ दीन की बात आएंगी तो मस्जिद में बैठ के समझाएंगे, माँ बाप को तकलीफ मत दो, बाजू वाले को, पड़ोसी को तकलीफ मत दो। लेकिन यहाँ गांव वालों को खुद तकलीफ देखने नहीं आ रहे। खाली बयान देने से, खाली मीठा मीठा बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ प्रैक्टिकल उतर के काम करना पड़ता। कमिश्नर साहब को हम बुलाए, कमिश्नर साहब आ रहे, उसका रास्ता निकाल रहे, नहीं निकालेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आगे कुछ ना कुछ करेंगे। अभी देखो असलम भाई और तमाम जितने तकरारदार है, ये लोगों ने हेल्थ ऑफिसर आयर मैडम से भी कुछ मुलाकात की, उनके पास मसला हल होता नहीं दिखा तो हमने कमिश्नर साहब से भी रब्ता किया। अभी कमिश्नर साहब ने ये लोगों की गुजारिश पर यहाँ आने का बोले, अगर अब वो नहीं आते और ये जो जलगांव से, बाहर से और रौनकाबाद के महल्ले से माए बहने आके दिन भर परेशान है और यहाँ पर मुतमईन जवाब नहीं मिल पा रहा और नुमाइंदा खाब में खरगोश में सोया हुआ है, तो किसी न किसी को आगे आकर आवाम की हमदर्दी में कुछ ना कुछ तहरीक चलाना पड़ेगी। और हम इंशाअल्लाह हमारी इधर से मशवरा करके हम जरूर तहरीक चलाएंगे ताकि आवाम को यहाँ पर राहत मिले। रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, आज एमएलए वर्किंग कमेटी की ये बड़ी कामयाबी है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एमएलए वर्किंग कमेटी के अहबाब को कि उन्होंने काम किया और ये साबित कर दिया कि जो कहते हैं कि काम इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। आज कुछ लोग कर कम रहे हैं और चिल्लाट पुकार ज़्यादा कर रहे हैं और कहते हैं ना कि रात में कौवा नज़र नहीं आता, लेकिन कौवे के लोग नज़र नहीं आ रहे। ये हैरत की बात है कि वो रोज़ आकर ढूंढ रहा है कि मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है।
तो ऐसे कौवों से हमें कोई फ़िक्र नहीं है, इनकी रुकावट की हमें कोई परवाह नहीं है। हम जिस उकाब के साथ है, ये उकाब इसकी परवाज़ बहुत ऊंची है। ये जब अपनी परवाज़ ऊंची करेगा तो कौवे सांस लेना महाल होंगे और अपनी सांस की कमी की वजह से वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी खो देंगे। ऐसे कौवों की हमें परवाह नहीं, हम उकाब के साथ है। उकाब हमारा हमेशा शहर की भलाई के लिए काम करता रहेगा और हम इन वकला की टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जो एमएलए वर्किंग कमेटी के शाना बशाना खड़े हैं। हम इनकी कोशिशों को और इन्होंने जो काम किया इनको मुबारकबाद देते हैं और एडवोकेट खलील अंसारी साहब, इनको हम खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और इनकी पूरी टीम काबिल मुबारकबाद है जो ये काम कर रहे हैं। हम हर एक का वेलकम करते हैं, हर एक के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। हम हर एक के काम करने के लिए तैयार है, जो हमारे साथ आएगा हम उनका काम करेंगे। शहर में सरकार के अताब से और कुछ लोगों की सरकारी जासूसी या गुलामी करने की वजह से मालेगांव शहर में बहुत सारे लोग आज बंद हैं जन्म दाखिले के नाम पर, जिसमें एक नाम है शकील अहमद, साजिद अहमद शकील अहमद। ये हमारा रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार कहना चाहिए, मेरे बड़े भाई का दामाद है। तो इनका सिर्फ कसूर यह है कि एलसी पर और आधार कार्ड पर जो जन्म तारीख थी वो डिफरेंस थी, फ़र्क था, उसकी बुनियाद पर इन्होंने वहाँ पर इसको उठाकर केस कर दिया और ये सरकारी अताब का शिकार हो गए। लेकिन पहले दिन से एडवोकेट खलील साहब और उनके मावनी, उनके साथी जितने भी हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश किए और आज जो है उसकी ज़मानत मंजूर हुई है। और इस ज़मानत के साथ में आज इनके साथ में जो है मुफ्ती इस्माइल साहब के जो क्या नाम है एमएलए वर्किंग कमेटी, वो भी वकील साहब की खिदमत ले रहे हैं। इसके बाद मुसलसल जैसे ये एक ज़मानत हो गई है तो अब आगे जो है इनकी मार्फत एडवोकेट खलील और इनके मावनीन जितने साथी हैं वकील, इनके साथ में ये बाकायदा मुहिम चलाएंगे ज़मानत के लिए। और आप लोगों से दुआओं की अपील है कि दुआ कीजिए ताकि बाकिया लोगों की ज़मानत भी जल्द से जल्द हो सके। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सरदार टाकिस और चारा बाजार के बीच में जो मौसम नदी बहती है, यहाँ पर कुछ बरादरान वतन रहते हैं। इनकी बस्ती का एक नौजवान 14 साल ये लड़का जिसका नाम महेंद्र आहिरे था, ये आज पानी में डूबकर हलाक हो गया। और कल वो शहर में इतना पानी भी नहीं था, मगर अंडर ड्रेनेज के नदियों के दोनों जानिब से गड्ढे खोदे गए हैं। अंडर ड्रेनेज की वजह से गाँव में भी लोग मर रहे हैं और नदियों में भी लोग मर रहे हैं। अंडर ड्रेनेज पाइपलाइन की वजह से खोदे गए गड्ढे में डूबने की वजह से सरदार चौक और संगमेश्वर चारा बाजार के अतराफ में रहने वाला ये लड़का आहिरे 14 साल का नौजवान था जो आज हलाक हुआ। तकरीबन 4 बजे की टाइम फायर ब्रिगेड में पवार साहब को फोन आया, फिर फायर स्टेशन से एक टीम यहाँ रवाना हुई। मुझे बाहर से फोन आया, पब्लिक का मैं बाहर था। फिर फायर से हमारे टीम रवाना हुई, तुकाराम जादव हमारा एक आदमी नीचे उतरा। फायर पे फोन आया था, ऐसा बताया गया कि एक शख्स पानी के बीचों बीच फंसा हुआ है गिरना नदी में। महिला डिपो, कचरा डिपो के सामने वो बैठा हुआ है पत्थर पर और पानी ऊपर से चंगापुर डैम से ज़्यादा छोड़ा गया तो बीच में फंस गए। फिर हमारी फायर ब्रिगेड की एक टीम आई मौके वारदात पर। अमूल यादव, जलिंदर यादव, शहबाज, ड्राइवर अपना फिरोज और हमारा एक फायरमैन तुकाराम जादू यहाँ से पुल पर से रेस्क्यू करते हुए नीचे उतरा और उसे सही सलामत रेस्क्यू कर यहाँ पर उसे बांधकर नीचे से बांधकर लाइफ रिंग पे बैठाकर पब्लिक के थ्रू उसको ऊपर खींचा गया और उसकी जान बचाई गई। उस शख्स का नाम है जब्बार शेख, रहने वाला ये डिपू का है। वो अभी उसे पुलिस के ताबे में दिया गया है क्योंकि आए दिन हादसा बढ़ते रहते हैं, पानी में डूबने के हादसा होते रहते हैं, पब्लिक मानने को तैयार नहीं। ये भी शख्स पानी जब बढ़ रहा था बीच में बैठा था, इसका काम था निकल जाना लेकिन निकला नहीं। अभी उसे सही सलामत फायर ब्रिगेड टीम ने निकाल कर पुलिस के ताबे में दिया है। उस शख्स का नाम है जब्बार शेख, उम्र उसकी तकरीबन 45 साल आएंगे, रहने वाला डिपू का।
पंजाब सैलाब जदगान के लिए जहां पूरे मुल्क से इमदाद रवाना की जा रही है, वहीं मालेगांव शहर से भी बड़ी तादाद में लोगों ने जमीयत और दीगर तंजीमों को चंदा देकर सैलाब जदगान की मदद की। बड़ी खुशी की बात है कि सूफी साहब के कायम करदा मासूम शाह आस्थाने से सूफी नूरुल ऐन साबरी साहब की क़यादत में 4 लाख से जायद रुपए की नकद रकम मौसूल हुई। जल्द ही सूफी नूरुल ऐन ये रकम वहां ले जाकर होलसेल में राशन किट की अशिया जमा करके पंजाब में सर हिंद शरीफ के तवस्सुत से बांटेंगे, जिसकी मुकम्मल तफसील आप देखेंगे सैफ न्यूज पर। जिन लोगों ने चंदे की रुकुमात में ताउन किया, सूफी नूरुल ऐन साहब ने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि आप लोगों की रकम बखैर आफियत अच्छे तरीके से पंजाब सैलाब जदगान के लिए पहुंच जाएगी। मैं रब के शुक्र अदा करता हूं और रब के शुक्र के बाद मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए और तमाम तलबा का हौसला बढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है। मेहमान किराम ने भी अपना कीमती वक्त दिया, तमाम मसरूफियात छोड़कर बच्चों का हौसला बढ़ाना ये बहुत अहम बात है। फाइनेंशियली कोई मजबूत हो या कमज़ोर हो, लेकिन सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रख दें तो उसका हौसला बढ़ जाता है। वो काम करने के लिए, वो आगे अपना गोल हासिल करने के लिए तेज़ी से काम करता है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जो तमाम तलबा को सर्टिफिकेट दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा इस काबिल हैं फ़िलहाल कि वो डायरेक्टली किसी सोलार का काम कर सकते हैं। मज़ीद तरबियत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीखता आदमी हर उम्र में हर वक्त है। ये जो टीम अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम जो तैयार हुई है, जो 12वां बैच तैयार हुआ है, ये मुसलसल 1 2 3 4 11वें बैच के बाद ये 12वां बैच, ये 12वां बैच भी इस कदर यानी इंटरेस्ट से, इस कदर मेहनत से सीखा है कि हम लोग बेफिक्र है कि वो लोग अब मार्केट में काम कर सकते हैं। वो बेफिक्री से काम करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे अहम बात 12वें बैच की ये थी कि ये बैच नमरा मस्जिद के अंदर से शुरू हुआ। मस्जिद का जो मकसद है उसको हासिल करते हुए मस्जिद से तमाम काम किए जाएँ, ना ये कि सिर्फ इबादत करके ताला मार दिया जाए। वहाँ से माशरत का काम हो। हमारे पास हम तो स्ट्रक्चर रेडी है, तमाम मसाजिद रेडी है, मदारिस रेडी है। तो हम लोग अपील करते हैं तमाम कौम के मुअज़्ज़िज़ीन से, ज़िम्मेदारान से, ट्रस्टियान से कि अपने मसाजिद में स्टडी रूम, छोटा सा मुताला का या कोई ट्रेनिंग कोर्स शुरू करें। इसकी बहुत ज़रूरत है। जो लोग बाहर बैठ के मोबाइल खेलते रहते हैं, महल्लों में बैठे रहते हैं, तो छोटा कोर्स ये मसाजिद से शुरू किया जाए। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम की तरबियत मस्जिद से की, असहाब सुफ़्फ़ा की तरबियत मस्जिद से की गई। वफ़ूद जो बाहर से आते थे उनके साथ मुलाकात मस्जिद में होती थी। तो हम लोग कब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी है, हम लोग पास सिर्फ अफराद रेडी नहीं है। तो हम लोग को अफराद तैयार करना है कौम के। वकालत में आप तैयार कीजिए, बच्चों को महल्ले के 3-4 मखसूस बच्चों को चुन लीजिए, आप मदद कीजिए, माली मदद भी कीजिए और उनको सपोर्ट भी कीजिए। मस्जिद में उनके लिए बैठ कर पढ़ने का इंतज़ाम कीजिए। इस तरीके से एक मस्जिद भी 4-4 5-5 फ़र्द भी तैयार कर दिए तो कौम के लिए बहुत बड़ी तरक्की की बात हो जाएगी। और दीनी और असरी मस्जिद में पढ़ाने का और माहौल बनाने से फ़ायदा ये होगा कि बच्चे गलत नई चीज़ नहीं सीखेंगे, बेरारवी का शिकार नहीं होंगे। और ख़ास तौर पे जो मस्जिद से दूर, मतलब मेरा कहना मस्जिद से करीब जो लोग रहते हैं, आपने देखा होगा एक मखसूस माहौल बनने की वजह से मोबाइल पर वक्त गुजारी वगैरह कम हो जाती है। आप जोड़िए मस्जिद से, बहुत ही अहम काम मस्जिद नमरा से ये काम हुआ है, ये इब्तिदा है। इसी तरीके से हम लोग उम्मीद करते हैं और भी कम मसाजिद से काम हो रहा होगा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन जहाँ से काम नहीं हो रहा है, ये उनके लिए एक मिसाल रहा है। जिन बच्चों ने कोर्स कर लिया है, आगे फ्यूचर में आप किस तरीके से उनको हेल्प करेंगे? पहले तो हम उनको जॉब लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौरन उनको जॉब लग जाए। अगर किसी सूरत में जॉब नहीं लगती तो हम इलेक्ट्रॉन सोलार एजेंसी जो कंपनी है, एनर्जीज जो है, इसके साथ जोड़कर हम लोग पहले मालेगांव में ही कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मालेगांव के अतराफ़ में। और जब बच्चे वापस ट्रेंड हो जाएंगे तो हम उनको वापस कुछ जॉब पर लगेंगे और जो बच्चे जॉब से और सीख लेंगे मज़ीद मेगावाट में या बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, हम उनकी टीमें बनाएंगे। फिर उसके बाद के बाद 13वें कोर्स के लिए आपके पास क्या प्लान है? हम लोग 13वें कोर्स के लिए फ़िलहाल तो हम लोग रजिस्टर करेंगे 1 महीना 1.5 महीना, सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन लेंगे। उसके बाद नमरा मस्जिद से भी हो सकता है 13वां कोर्स, या और भी कोई जगह पर हम लोगों को लगा कि मुनासिब जगह है
मदरसा है या कोई हॉल है या कुरैशा मस्जिद का भी अल्हम्दुलिल्लाह किस सर ने कहा, अशफाक लाल सर ने, कि वहाँ से भी शुरू किया जा सकता है, तो हम लोग वहाँ से भी शुरू करेंगे। ये ना 13वें पर बस होगा ना 20वें पर बस होगा। ये बस तभी होगा जब मालेगांव कम से कम ये हब बन जाएगा सोलार का। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे, हम ना हारने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं है। जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है या आपका प्राइवेट है? अगर उसको अगर प्राइवेट है तो गवर्नमेंट उसको किया जाएगा, अगर तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में आपको? फिलहाल तो हम लोगों ने प्राइवेट सर्टिफिकेट तकसीम किया है। गवर्नमेंट कोर्सेज़ को अगर हम लोगों को एक्सेस मिला या हम लोगों को नॉलेज मिली या कोई शुरू करता है, हम एडमिशन लेंगे और सीखेंगे। सीखने के लिए तो सारी उम्र है। और सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ जॉब के लिए होता है। आप अगर अपना हुनर आजमाएं तो किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पीछे ज़रूर आपको ढूंढ लेंगे। आप अपना हुनर आजमाएं और हौसला रखें, सबसे अहम चीज़ है हौसला, और टीम बनाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। ये हम तमाम बैच के बच्चों को कहते हैं, लेकिन 13वें 14वें 15वें 20वें बच्चे को हम लोग तो कोशिश ये करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग 100 बच्चों का बैच बनाएं और ज़्यादा तेज़ी से लोगों को सिखाएंगे। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव।